तो देखिए, अब निबंध लेखन को मैं आपको व्यवहारिक धरातल पर समझाने का प्रयास करूंगा। पिछले सेशन में मैंने आपको 3-4 बिंदुओं पर चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि एक निबंध में क्या क्या हिस्से होते हैं और निबंध के किस हिस्से में क्या लिखना चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना है, प्रस्तावना कैसे शुरू करना है, आपको मुख्य विषय में क्या क्या बिंदु डालने हैं, और इसके बाद आप कंक्लूजन या निष्कर्ष या उपसंहार कैसे लिखते हैं। ठीक है, इन सभी पक्षों को आज भी समझेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक व्यवहारिक धरातल पर बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करता हूं कि कैसे एग्जाम हॉल में आपकी रणनीति रहेगी, और लास्ट में आएंगे कि कैसे आप निबंध को तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि हम जब एग्जाम हॉल पे रहें और आपके सामने निबंध का पेपर आ जाए। देखिए, मैंने 3 बार मेंस लिखे हैं और तीनों बार निबंध में मेरे बहुत अच्छे खासे नंबर थे। तो निबंध लेखन यदि आपने किया है अभी तक, तो आपको पता होगा कि यदि आपने पहले अभ्यास नहीं किया है, अभी निबंध लिख रहे हैं, तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। अब सबसे बड़ा बिंदु क्या होता है, देखिए, अलग अलग एग्जाम की अपनी अपनी डिमांड है। आईएएस में 2 निबंध लिखने होते हैं, यूपीपीसीएस में 3 निबंध लिखने होते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में 3 निबंध लिखने हैं, ऐसे ही बीपीएससी में निबंध लिखने हैं, ऐसे ही आरएएस में, हर जगह जहां पे भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, सब जगह अपनी अपनी निबंध की रिक्वायरमेंट है। कहीं पर निबंध बहुत ही कम शब्दों का आता है, मतलब वो क्वालिफाइंग पेपर के साथ ऐड कर दिया गया है, कहीं पर 3 निबंध लिखने हैं। तो एग्जाम वाइज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम वाइज क्या है, वहां पे कई सारे टॉपिक दिए होते हैं। जब आप पेपर जाते हैं एग्जाम हॉल पे, मैं एक बार थोड़ा सा यहां पे रफली एक बार दिखाता हूं। जैसे लाइक आप एक बार देखेंगे, ये पेपर है, मान लीजिए मैंने तो आपके सामने यूपीएससी के पेपर को खोल दिया है। यूपीएससी के पेपर में भी देखिए तो 2 सेक्शन होते हैं, ऐसे स्टेट पीसीएस में भी कहीं पे 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन में से एक एक सेक्शन में लिखना है, कहीं पर 2 सेक्शन है, उनसे एक एक लिखना है। तो इनसे सबसे बड़े चैलेंज आपके सामने क्या होता है, जब पेपर आपके सामने होता है तो मुद्दा होता है कि भाई कौन से टॉपिक पे निबंध लेखन करें, टॉपिक का चुनाव कैसे करें। सबसे पहला स्टेप यही होता है आपका। फिर दूसरा स्टेप है चुने हुए टॉपिक पर कैसे एग्जामिनेशन, मतलब आयोग क्या आपसे चाहता है ना, एग्जाम की आपकी डिमांड क्या है, और फिर इसके बाद निबंध को लिखना कैसे है। बहुत व्यवहारिक धरातल पर बिंदुवार बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि जब आप परीक्षा केंद्र पे जाएंगे और वहां पर जब निबंध के टॉपिक का चुनाव करना होगा, तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली चीज देखिए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको जितने निबंध लिखने हैं, मान लीजिए आपके एग्जाम में आपको 2 निबंध लिखने हैं, हो सकता है आपको 3 निबंध लिखने हो, तो पहले आपको निबंधों को सिलेक्ट करना है ना। पहले ही सेलेक्ट कर लेना है तीनों के तीनों निबंधों को। जैसे 3 लिखने तो तीनों सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें 2 निबंध यूपीएससी में लिखने होते हैं, ठीक है, और भारी भरकम लिखने होते हैं। 1200 शब्दों में एक निबंध लिखना अपने आप में बहुत ही बड़ा स्किल चाहिए आपको, है ना। तो जैसे मान लीजिए 2 निबंध लिखने हैं, तो मैं शुरुआत में आपको क्या करना है, इससे एक टॉपिक चुन लेना है, इससे एक टॉपिक चुन लेना है। अब ये टॉपिक शुरू में क्यों चुनने हैं मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन टॉपिक चुनेंगे कैसे। टॉपिक, आप उन टॉपिक्स को ज्यादा प्राथमिकता दीजिए जिसमें आपकी ठीक ठाक जानकारी हो, है ना, जिसमें आपको कुछ उदाहरण पता हो, जिसमें आपके पास पर्याप्त कंटेंट हो, जिसमें आपका कोई बैकग्राउंड हो। लाइक मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है किसी एक पर्टिकुलर, और वो टॉपिक ही आपका वहां पे आ गया, जिसमें आपकी रुचि हो, ऐसा टॉपिक आपको चुनना है। यूपीएससी में थोड़ा सा आपका क्या होता है, जो निबंध होता है वो निबंध अपने आप में बाउंसर हो जाता है। बाउंसर कैसे हो जाता है, देखिए, अजीबोगरीब क्वेश्चन, अजीबोगरीब निबंध आ जाएगा, आपको उसका मतलब ही समझते समझते हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए, ऐसी भी कंडीशन होती है। लेकिन अभ्यास से पॉसिबल है, अभ्यास से इनका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, आप लोग बिल्कुल जो है इत्मीनान से अपने अपने निबंध, मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर निबंध देख कर आना, पिछले उसमें टास्क भी दिया था। तो कल बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर यूपीएससी के निबंध तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दार्शनिक प्रकृति के होते हैं, अमूर्त प्रकृति के होते हैं। बाकी जो स्टेट पीसेस हैं, सीधे या तो एग्रीकल्चर से पूछ लिया, या तो साइंस टेक से पूछ लिया, या करंट का कोई टॉपिक चल रहा है उससे पूछ लिया, या कल्चर से पूछ लिया, साहित्य से पूछ लिया, या आपका जो है इस समय मान लीजिए कोई आपदा आई हुई है, आपदा से पूछ दिया। वो सेक्शन उन्होंने फिक्स कर रखे हैं कि भैया ये सेक्शन है, 3 सेक्शन में से किसी एक से पूछ लेंगे ये सेक्शन। लेकिन यूपीएससी थोड़ा सा बाउंसर है। जैसे लाइक देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इसी से आइडिया लग जाएगा कैसे बाउंसर है। सेक्शन ए में देख लेते हैं। सेक्शन ए में तो बहुत ये सिंपल है,
आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। तो ये आपका वनों से लिखा। मैं आने वाले समय पे ये वाले ऐसे आपको हल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ऐसे को हल करते हैं। आने वाले कुछ सेशंस में होंगे। ये लेटेस्ट पेपर है तो मैं पहले यूपीएससी का ही पेपर आपको सॉल्व करूंगा, एक इससे और एक जो है दूसरे सेक्शन से। तो इससे क्या होगा, आपको अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको मैं सोचना सिखाऊंगा, ठीक है। पर अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पहला वाला तो आसान है, यदि आप थोड़ा सा फॉरेस्ट और इकोनॉमी को आपस में जोड़ सकते हो तो ये इंटररिलेट करके आप लिख सकते हैं इस पे। दूसरा देखिए, ये थोड़ा सा, कवि संसार में अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। अब ये आपको सोचना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है अमूर्त प्रकृति का है ये, ठीक है। तो ऐसे आपके बहुत सारे ऐसे ही आते हैं यूपीएससी में, तो पूरे ऐसे अब कर दिया, दोनों अमूर्त ही कर दिया है इसमें पेपर। मतलब पहले क्या होता था, एक मूर्त आता था एक अमूर्त आता था, तो अब जो पेपर आ रहा है पूरा का पूरा अमूर्त ही आता है। पेपर सेक्शन 1 और सेक्शन बी दोनों, मतलब ये बाउंसर हो जाता है। तो अभ्यास से हम इसको डिकोड कर लेंगे, और जहां पे आपको पता है कि अच्छा ये सेगमेंट है और इसमें यदि आपके पास कंटेंट है तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो इसमें से चुनना किसको है, जैसे अब ये भी देखिए, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। अब ये समझने में आपको नहीं आएगा कि यार रूमानी मनुष्य क्या होता है, ये तो कभी सुना ही नहीं है ना। तो इस तरीके के टर्म्स टेक्नोलॉजी, जैसे यह है, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए वह होता ही नहीं है ना। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए वो होता ही नहीं है। आपको समझ ही नहीं आएगा क्या पूछ लिया। आगे देखिए, मैं ये सब समझाऊंगा आपको। मैं प्रीवियस ईयर यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, इससे आपको एक आइडिया लगने लग जाएगा। जैसे देखिए सेक्शन बी में, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो, है ना। नेक्स्ट, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं। कितना मतलब शानदार है, इसे थोड़ा सा सोचना है इस टॉपिक पे। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं, सही बात है ना। अब इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। परिस्थितियां गतिमान होती हैं, नदी गतिमान होती है, एक ही नदी में 2 बार नहीं उतरा जा सकता, समझिए। नदी हर सेकंड बदलती है। अब आपको लगेगा कैसे बदलती है, आप खुद सोचिए ना। जो गतिशील चीज है, जो प्रगतिमान चीज है, जैसे समय, आप एक ही समय पे 2 बार नहीं जी सकते हैं। जो समय निकल गया सो निकल गया। तो ये थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, चीजों को सोचेंगे तो हम कर पाएंगे, ये बहुत कठिन नहीं है चीजें। अगला है देखिए, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अब ये भी बहुत शानदार है, ठीक है, इस पे भी काम करेंगे हम। आप टेंशन मत लीजिएगा, सब पे काम करेंगे। केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें किसी एक को भी ठीक ही होगा। मतलब ऐसा है कि आपके पास मान लीजिए बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे ही सही, कोई भी सही हो सकता है सारे के सारे गलत हो सकता है सारे के सारे सही हो। विकल्प होने का मतलब ये थोड़ा ना कि विकल्प सारे सही ही होंगे। तो अभी इस पे आएंगे, मतलब ये हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला जो फोकस है आपका, जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे तो आपको परीक्षा केंद्र में निबंध का चुनाव कैसे करना है। चुनाव ऐसे ही टॉपिक का करें जिससे आपका जुड़ाव हो। चुनाव ऐसे ही टॉपिक का करें जिस पे ठीक ठाक आपको जानकारी हो, जिस पे आपकी रुचि हो। जैसे मान लो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ आ जा रहा है तो आप आसानी से चुन लेंगे। इन्वायरमेंट में आपकी रुचि है तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक लिख लेंगे। अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो इकोनॉमी से, विदेशी संबंध से जुड़ा हुआ है तो विदेशी संबंध। तो आपकी रुचि हो, आपके पास पर्याप्त कंटेंट हो, आपके पास उदाहरण होने चाहिए, एग्जाम्पल होने चाहिए, कोटेशंस होने चाहिए, कथन होने चाहिए, महापुरुषों के विचार होने चाहिए। ऐसा ऐसे को चुने। और परीक्षा केंद्र में सबसे पहले शुरुआत के 3 से 4 मिनट में थोड़ा सा गति के साथ निबंध को चुन ले। ऐसा न लगाएं कि बहुत टाइम चुनने में लगा दें, क्योंकि फिर इसके बाद हमें रूपरेखा भी बनानी होगी और फिर निबंध लिखना भी होगा। तो सबसे पहली चीज है निबंध का चुनाव करना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, निबंध का चुनाव करना। चलिए मैं एक बार थोड़ा क्रम से आपको चीजें लिखवाता जा रहा हूं और देखेगा आपकी इतनी अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। ये पिछले सेशन में मैंने काफी चीजें डिस्कस की थी। मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखता जा रहा हूं, आप भी साथ साथ मेरे लिखते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, परीक्षा केंद्र में निबंध का चुनाव। अब देखिए, अभी जो भी चीजें आपको हो सकता है थ्योरेटिकल लगे, लेकिन जब हम लिखना चालू करेंगे ना, इन्हीं सभी बिंदुओं का काम होगा। तो निबंध कैसा चुनना है, जिसमें आपकी जानकारी हो, आपके पास पर्याप्त कंटेंट हो, आपके पास बैकग्राउंड हो, है ना,
आपका या तो ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, आपके पास एग्जाम्पल हो, कुछ भी हो, मतलब नॉलेज होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ऐसा कोई भी निबंध चुन लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब जो दूसरी चीज है, दूसरा पॉइंट है कि जो भी निबंध का चुनाव आपने किया है, मान लीजिए कोई भी निबंध लिया है, उस निबंध का एक टॉपिक होगा जो आपकी समझ में आना चाहिए। जब भी आप निबंध लिखेंगे चुने हुए टॉपिक पर ही केंद्रित रहेंगे, टॉपिक के बाहर नहीं जाएंगे, टॉपिक पर ही केंद्रित होकर निबंध लिखेंगे। टॉपिक पर ही केंद्रित होकर, आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको टॉपिक पर ही केंद्रित रहना होगा। आप टॉपिक से भटक नहीं सकते, आप टॉपिक से भटके आपके नंबर कट जाएंगे। टॉपिक का विस्तार करना है हमें। दरअसल निबंध का मतलब यह है कि टॉपिक का विस्तार करिए, लेकिन अनावश्यक विस्तार मत करिए, उसका कोई फायदा नहीं है। अनावश्यक विस्तार करने से आपका नुकसान हो जाएगा। आपको भटकाव से बचना है, निबंध में भटकाव से बचना है, आपको भटकाव नहीं करना। भटकाव करेंगे दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैं आप लोगों के कमेंट बाद में लूंगा, ठीक है, आपके कमेंट में बाद में लूंगा, ठीक है। इत्मीनान से अभी पहले सेशन करिए। आपको दिख रहा है ये सही? अच्छा, कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं क्या समस्या है। आप देखिए अब सही है क्या? हाँ अब सही है मुझे लगता है। भूपेंद्र पाल जी बस रुक जाइए एक मिनट। हाँ अब सही है मुझे लगता है। हाँ ठीक है चलिए, ठीक है भाई, थैंक यू थैंक यू। तो परीक्षा केंद्र में निबंध का चुनाव करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टॉपिक पर ही केंद्रित रखना। टॉपिक पे केंद्रित होकर के हमें निबंध लिखना है, टॉपिक से भटकना नहीं है। अनावश्यक विस्तार करने से बचना है। टॉपिक का विस्तार करिए लेकिन अनावश्यक विस्तार मत करिए, ठीक है। भटकाव से बचना है। यदि आप निबंध से भटकेंगे आपके नंबर कट जाएंगे। अब मुद्दा यह है, बच्चों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह रहता है कि सर क्या निबंध हेडिंग में लिखें या पैराग्राफ में लिखें, है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत यह है कि निबंध को लिखें कैसे। देखो मैं यहां पे बहुत स्पष्ट बता देता हूं, आप लोग अभी तक ग्रेजुएशन तक जो निबंध लेखन करते आए हैं, आमतौर पे वो निबंध लेखन में हेडिंग पड़ती थी। जैसे लाइक मान लीजिए कोई भी पर्व है, पर्व के ऊपर लिखा आपने, किसी महापुरुष के ऊपर निबंध लिखा, है ना, कोई भी योजना के ऊपर निबंध लिखा, तो उसमें हेडिंग डालते थे हम लोग, है ना। मेन बॉडी में 5, 6, 10 हेडिंग डाल करके निबंध लेखन करते थे। प्रशासन में निबंध लेखन जब भी करना है, अब आपको जो निबंध लिखना है वो पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। पहली बात, हेडिंग्स डाल के नहीं लिखना है, हेडिंग का प्रयोग नहीं करना, छोटे छोटे पैराग्राफ में निबंध लिखना है। निबंध लेखन कैसे होगा? पैराग्राफ में। अब जो स्टेट पीसेस हैं, बहुत सारे स्टेट पीसेस में बच्चे क्या करते हैं, कई सारे छोटे छोटे हेडिंग्स डाल देंगे, पैराग्राफ अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करना दिक्कत नहीं है, अंडरलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब आप कभी भी निबंध लेखन की बुक्स देखिएगा, जहां पे अभी यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसेस के लिए या जुडिशियल एग्जाम के लिए कहीं पर भी निबंध लेखन होगा तो हेडिंग से बचा जाता है, हेडिंग नहीं होती है। क्या होता है उसकी जगह? कोटेशंस होते हैं, कथन होते हैं, उस पे मैं आऊंगा वो क्या करना है, ठीक है। आप पैराग्राफ लिखिए और छोटे छोटे पैराग्राफों में निबंध लेखन करिए। छोटे मतलब 5-6 लाइनों का एक पैराग्राफ बनाइए, फिर चेंज कर दीजिए, फिर अगले उसमें आ जाइए। तो आप पैराग्राफ के आधार पे निबंध लिखिए। हेडिंग हम पहले लिखते थे, अब आप प्रशासनिक सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, तो उसके लिए निबंध लेखन जो आपका है वहां पे पैराग्राफ ही अच्छा तरीका है, ठीक है। आमतौर पे पैराग्राफ पे ही निबंध लेखन करना चाहिए, ठीक है। तो इस पे हम पैराग्राफ में लिखेंगे और मैं अभी जब लिखवाऊंगा तब मैं बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। अब मुद्दा यह है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहां से स्टार्ट होता है। शुरुआत में तो मैंने बेसिक्स आपको बताए, अब क्या करना है। अच्छे निबंध की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? चुने हुए टॉपिक के सभी पक्षों को लिखना है। जो भी टॉपिक आपने चुना है, चुने हुए विषय के सभी पक्षों को लिखना है। अब सभी पक्ष का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं कुछ यहां पे उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। 2 तरीके के पक्ष होते हैं।
पहले तो एस्पेक्ट आपके हैं, जैसे लाइक मान लीजिए प्रशासनिक, मान ली कोई टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आपने जो चुना है उस टॉपिक का प्रशासनिक एस्पेक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए इसमें था आर्थिक संसाधन और वनों को जोड़ करके कि वन ही सर्वोत्तम प्रतिमान है, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए वन ही सर्वोत्तम प्रतिमान है। तो इसका पर्यावरणीय महत्व क्या है, इसका विज्ञान एवं तकनीकी में क्या महत्व है, इसका भौगोलिक महत्व क्या है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसका सामाजिक महत्व क्या है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसका जनसांख्यिकी महत्व क्या है, इसका आर्थिक महत्व क्या है, इसका दार्शनिक महत्व क्या है। कोई भी टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को कई सारे दृष्टिकोणों के साथ जोड़िए। जब आप इसे जोड़ेंगे, और अभी दूसरा भी एस्पेक्ट बता रहा हूं, जैसे कि लिखिए आप सामाजिक एस्पेक्ट, सामाजिक है ना, एक एस्पेक्ट ये हो सकता है, एक अप्रोच ये हो सकता है, कल्चरल अप्रोच हो सकता है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो सकता है, आपका सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो सकता है। अगला क्या है आपका, भौगोलिक दृष्टिकोण हो सकता है, भौगोलिक। अब ये कैसे जोड़ते हैं ये चीजें मैं आने वाले सेशन में समझाऊंगा। भौगोलिक, प्रशासनिक, प्रशासनिक, ठीक है, चुना जो भी टॉपिक आप चुनेंगे, ठीक है। आर्थिक, उसका आर्थिक महत्व भी लिखिए, आर्थिक महत्व, आर्थिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, जोड़िए उसको, जितना आप जोड़ेंगे मल्टी डायमेंशनल अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐतिहासिक, ठीक है, जनसांख्यिकी महत्व, जनसांख्यिकीय महत्व, पहले तो इससे जोड़ने का ऐसे देखो, जरूरी नहीं कि सारे एस्पेक्ट हो, लेकिन ज्यादातर हो, ज्यादातर, जितना ज्यादातर लिखोगे उतने अच्छा। पर्यावरणीय, पर्यावरणीय, विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी, ये आपको जब अभी निबंध लेखन का अभ्यास करेंगे तो इसी हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या होता है, मैंने कहा कि सभी पक्षों को लिखना है। देखिए, एक पक्ष तो आपके ये हैं कि आप उस विषय को सभी के साथ जोड़िए, इंटरलिंक करने का प्रयास करिए, उसका अप्रोच जोड़िए, है ना, कैसे वो समाज में प्रभाव कर रहा है, महिलाओं के लिए कितना बेहतर है, बच्चों के लिए कितना बेहतर, कौन किस किस एस्पेक्ट के लिए आप उसे जोड़ सकते हैं। हर चीज को जोड़ा जा सकता है। जितना इंटरलिंक करने की क्षमता आपकी हो पाएगी उतना बेहतर होगा, ठीक है। दूसरा, देखिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के कई सारे एस्पेक्ट हैं, ठीक है, देश के विकास के कई सारे, जैसे देश के विकास के कई सारे कारक हैं, देश के विकास से जुड़े हुए, उनको भी इससे जोड़िए निबंध से। जैसे लाइक एग्जाम्पल के तौर पे शिक्षा से जोड़िए, एजुकेशन में इसका क्या महत्व है, स्वास्थ्य से जोड़िए, स्वास्थ्य से जोड़िए, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, गरीबी क्या, गरीबी उन्मूलन में वो टॉपिक जुड़ता है क्या गरीबी उन्मूलन से, ऐसे जोड़ना है आपको। गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता से जुड़ता है क्या, स्वच्छता से जोड़िए, किससे, स्वच्छता, जिससे निकल जाए, स्वच्छता से जोड़िए। क्या वो जस्टिस से जुड़ा हुआ है, न्याय से जुड़ा हुआ है, क्या वो ऊर्जा समस्या के समाधान से जुड़ा हुआ है ना, क्या वो पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान से जुड़ा हुआ है, पर्यावरणीय, इसको हम दूसरे शब्दों में जैव विविधता संरक्षण लिख सकते हैं, जैव विविधता संरक्षण से जुड़ा हुआ है, संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आपको देश के विकास से जुड़े हुए कारकों पर भी लिखना होगा। और भी कई सारे कारक हो सकते हैं देश के विकास के, जैसे इस समय परिवहन और संचार है, पीएम गति शक्ति है ना, परिवहन एवं संचार इससे जुड़ा हुआ है। तो यदि ये अप्रोच आप लेकर के चलेंगे, इतने दृष्टिकोण आप लिखेंगे एक निबंध के, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब यहां पे एक बात बता दूं, इसमें लिख क्या सकते हैं, एग्जांपल्स डाल सकते हैं, हाल ही में घटित कोई घटनाक्रम है, कोई योजना आई है, कोई स्कीम आई हुई है, उससे जोड़ सकते हैं। मतलब आप करंट से भी अपडेट रखें, मतलब इसको क्या करें, करंट से जोड़कर लिखें। समसामयिक घटनाक्रम, सामयिक घटनाक्रम से जुड़ाव, घटना क्रम से जुड़ाव, जुड़ाव, ठीक है, समसामयिक घटनाक्रम से जुड़ाव, यह भी ध्यान रखें। देखिए, ये तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर रहेगा, लेकिन एक चीज समझिए, निबंध आपका
पढ़ने के बाद वही है कि जो नॉर्मली सब ने लिख रखा है, सबका एक ही ढर रहा है, कोई रट के आ गया, रट के आके लिख रहा है। यदि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सोचेंगे, एग्जामिनर को कुछ नयापन मिलेगा, तो उसके पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं, आपको तो अपनी एक कॉपी लिखनी है, पर जांचने वाले को कितनी पढ़नी है आप खुद सोचिए। एक एग्जामिनर मान लो 10, 15, 20 कॉपी भी एक दिन में चेक कर रहा है, उसके लिए कितना बड़ा हेक्टिक है। तो आपकी कॉपी में कुछ तो खास हो जो उसको रोचक बनाए। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं कि सभी पक्षों को लिखना है, तो सभी पक्षों में आपके पक्ष के साथ विपक्ष भी आता है। पक्ष भी लिखिए और विपक्ष भी लिखिए, इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करिए, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करिए, दोनों पहलुओं पर चर्चा करिए, ठीक है, दोनों पहलुओं के व्यापक प्रभाव पर चर्चा करिए, व्यापक प्रभाव पर चर्चा करिए कि इनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब जब आप इस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए आपने कोई निबंध लिखा इतने पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि इस बच्चे का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है, ये दूसरे के विचारों को आत्मसात करने की भी, दूसरे के विचारों को क्या कर रहा है, आत्मसात कर रहा है, दूसरे विचारों का सम्मान कर रहा है। इसके अंतर्गत एक आपका जो दृष्टिकोण है ना, वो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालेगा, आपकी समावेशी समझ की उसको पता चलता है। इसलिए आपको क्या करना है, चीजों को थोड़ा सा विस्तारित करना। लिखते समय ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें और पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं मेरी बात को। तब आपका निबंध बहुत अच्छा होगा जब आप उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से लिखेंगे। यदि आप सिंगल अप्रोच से लिख रहे हैं कि आपने एक टॉपिक पा लिया, खींचे जा रहे हैं, क्या फायदा। पैराग्राफ चेंज करते जाइए और उसके सारे एस्पेक्ट से जोड़ते चले जाइए। अब देखिए, निबंध में पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है, निबंध क्रमबद्ध होना चाहिए, निबंध प्रवाहमान होना चाहिए, निबंध में एक धारा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निबंध का एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ का कोई इंटरलिंक नहीं है। तो निबंध में क्रमबद्धता बहुत जरूरी होती है, निबंध में क्रमबद्धता बहुत जरूरी होती है, या प्रवाहमय होना यह बहुत जरूरी होता है। निबंध में क्रमबद्धता बहुत जरूरी है, निबंध का प्रवाहमय होना बहुत जरूरी होता है। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है निबंध का एक पैराग्राफ जब आपका समाप्त होता है, उस पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से संबंध होना चाहिए, दूसरे पैराग्राफ से एक संबंध चाहिए। देखिए, आमतौर पे होता क्या है, हम पैराग्राफ क्यों चेंज करते हैं, हम पैराग्राफ इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि हमें कोई नई विषय वस्तु लिखनी होती है, लेकिन नई विषय वस्तु का पिछली विषय वस्तु के साथ अंतर संबंध होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए। यह भी आपको ध्यान रखना है, निबंध में यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। निबंध गतिशील होता है, प्रवाहमान होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो? आप लोग एक बार मुझे यहां पे सारे लोग, कोई 800, एक बार मुझे यहां पे अभी कोई कमेंट में नहीं आना, कमेंट वाला टाइम आएगा जब मैं आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगा। अभी तो मैं कोई चीज समझा रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिए ना, इस पे लिखिए ना, इस पे अभी समझ में आ रहा है? एक बार मुझे कमेंट में बताएं सभी लोग। कुछ बुक में लग गए हैं, ले लो बुक, मैं बता दे रहा हूं, लो किताबें जाओ खरीदो, मार्केट में किताबें भरी पड़ी हैं, जाओ भाई किताब लेके लिखना चालू कर दो निबंध को। अरे यहां क्लास में कोई चीज बताई जा रही है आपको, अभी बुक में चालू हो गए। बुक लिस्ट का वीडियो पड़ा हुआ है, आप क्लास ना करें, बुक लिस्ट का वीडियो देखें, वहां पे कोई किताब बताई होगी मैंने, वो किताब ले और जाके अपना निबंध लेखन करें। डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई यहां पे उपस्थित है, उसे किताब ही, अरे किताब बताएंगे भाई, किताब भी बता देंगे। किताबें आपको पता नहीं है क्या? कितनी किताबें पता है? कम से कम नहीं होगा 10 बार तो मैं बता चुका हूं किताबों की लिस्ट। ऑनलाइन बैच में है तो वहां पे पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा समझ लो भाई, जो चीज समझाई जा रही है उसको प्राथमिकता दो। आप मतलब मुझे समझ में नहीं आता कई बार कि बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी तो करना चाहते हैं, पर तैयारी वाले लक्षण नहीं है उनके। बात करो ए की, दूसरी बात करते हैं जेड की। अरे भाई ए है तो ए को समझो ना, अभी इस बात को समझो। कमेंट सेक्शन यदि खुला हुआ है तो वहां पे कुछ भी बात करने के लिए नहीं खुला हुआ है। क्लास में बैठे हो, मेरी क्लास में अनुशासन के साथ जरूर रहना, ये ध्यान रखना।
अनुशासन, डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक पहली बार क्लास कर रहे हो तो कृपया करके इस बात को समझ लो आप, और जो पुराने बच्चे हैं वो सभी जानते हैं। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा रहा हूं उस पर बात करिए, उस पर समस्या आ रही तो देखिए। आपको बीच में हर चीज चाहिए तो मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश, ठीक है, बुक मैं बता दूंगा, बुक ले लीजिएगा, मैं 10 किताबें बता के जाऊंगा, क्या फायदा हो जाएगा आपका? बुक ही भला होना होता तो अभी तक हो गया होता आपका। यहां पे एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखिए, मैं आपको ये जो चौथा पॉइंट था, चौथे पॉइंट में मैंने आपको एक समावेशिता बताया कि निबंध का समावेशन कैसे करें। ठीक है, कैसे कैसे निबंध को कई सारे आयामों में लिखें, सभी पक्ष मतलब कई सारे आयाम। अब जब तक आप आयामों में नहीं बांधेंगे निबंध अच्छा हो ही नहीं सकता है। दूसरा, अब निबंध को हमें क्रमबद्ध बनाना है, प्रवाहमान बनाना है, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से जुड़ाव होना। अब ये सब अभ्यास से आएगा, ये पॉसिबल नहीं कि आप ऐसे करें। अब मुद्दा क्या है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, निबंध लेखन के समय एक ही पक्ष को पकड़ के बैठ जाते हैं, अपने एक्सट्रीम व्यू रखने लग जाते हैं। ऐसे कभी भी निबंध लेखन नहीं करना। निबंध लेखन में आपका दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए। कभी भी जब भी निबंध करना तो एक ही पक्ष को लेकर मत बैठना, एक ही पक्ष पर बहुत अधिक जोर मत देना, अधिक जोर नहीं देना है। इसीलिए मैंने आपको चौथे पॉइंट बताया कि पक्ष और विपक्ष दोनों ध्यान में रखना है। आपका दृष्टिकोण एक प्रशासक का होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण के साथ ही निबंध लेखन करेंगे, समझ रहे हैं? अलग अलग विचारों के आधार पे मत दीजिए, कई सारे विचार हो सकते हैं। कई बार महापुरुषों के विचारों में भी कितने चेंजेस होते हैं, किसी एक का साथ मत लेकर के बैठ जाइए। पहले सभी को समझ करके जब आप लिखिए तो लिखते समय सभी को बैलेंस करके लिखिए, एक को सही दूसरे को गलत मत ठहराइए। ठीक है, तो संतुलित दृष्टिकोण पर ही उत्तर निबंध लेखन का कार्य आपको करना चाहिए। दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। आपका भी व्यू हो सकता है, महापुरुषों का भी व्यू हो सकता है, दूसरे के विचारों का सम्मान यह झलकना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे के विचारों का सम्मान, अलग अलग विचारों के आधार पर ही मत देना है आपको, अलग अलग विचारों के आधार पर ही मत देना है, के आधार पर ही मत देना है आपको, पर मत देना है। ठीक है, तो ये आपको एक तो ध्यान रखना है। अब मुद्दा आता है कि भैया निबंध लेखन जब हम करेंगे तो क्या, कैसे शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे। तो मैंने कुछ बेसिक आपके लिए पहले ही आपको एक गाइडलाइन दे दी कि निबंध लेखन में क्या करना है। सातवां पॉइंट आता है कि निबंध लेखन जब हम करेंगे, निबंध लेखन जब हम करेंगे तो निबंध लेखन के समय प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, प्रस्तावना लिखने के बाद क्या मुख्य विषय कैसे लिखेंगे, मुख्य विषय कैसे लिखेंगे, या हम उपसंहार कैसे लिखेंगे। क्या होता है प्रस्तावना में, क्या होता है मुख्य विषय में, क्या होता है उपसंहार में। देखो, सबसे पहले आपको एक रूपरेखा बनानी चाहिए। जो आपको कॉपी मिलेगी बुकलेट के पीछे, आपको क्या होगा, एक रफ कार्य का पेज मिलेगा, वहां पे आप रूपरेखा बना लें। अब यहां पे मैंने आपको एक बात कही थी शुरू में, सबसे पहला पॉइंट, अब उसका यहां पे प्रयोग होगा आपके। सबसे पहले पॉइंट का प्रयोग, सबसे पहला पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि जब टॉपिक को चुने तो एक साथ चुन लें। जैसे मान लो 3 टॉपिक आपको लिखने हैं निबंध लेखन में, 2 टॉपिक लिखने हैं, तो टॉपिक 1 ये चुन लीजिए, उसका नाम कुछ ना कुछ होगा जो निबंध में पूछा जाएगा। टॉपिक 2 चुन लीजिए, जिनका टॉपिक 3 है, टॉपिक 3 चुन लीजिए। रफ कार्य में हो सकता है 3 पेज आपको, 3 से 4 पेज आपको मिलते हैं, तो एक पेज में टॉपिक 1 का नाम डाल दीजिए। ठीक है, रूपरेखा बनानी है, टॉपिक 2 भी डाल दीजिए, टॉपिक 3 भी डाल दीजिए। ये पहले चुनना क्यों जरूरी है, अभी देखना कैसे इसका काम होगा। देखिए, जब आप रूपरेखा बनाएंगे तो पहले टॉपिक 1 की ही बनाएंगे, सही बात है। या हो सकता है इनमें से कोई टॉपिक 2 आपका बहुत स्ट्रांग है तो पहले उसे लिखेंगे, कोई ना कोई एक लिखेंगे आप। ये बात सही है ना।
अभी क्लास कर लीजिए, ठीक है, कृपया करके क्लास कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में ब्लॉक हो जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। इसलिए यहां पे क्लास करने के लिए आए, क्लास करिए। यदि आपकी इच्छा हो कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए तो वो भी आपकी पूरी कर दी जाएगी, ठीक है ना, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। अभी टीम 1 मिनट में आपको ब्लॉक कर दी, इसलिए क्लास कर लीजिए। तो रूपरेखा जब बनाएंगे तो 3 टॉपिक होंगे, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। मान लीजिए आपने टॉपिक 1 की रूपरेखा बनाई, फ्रेमवर्क बनाया। अब देखिए, जब आप फ्रेमवर्क बनाते हैं तो फ्रेमवर्क समय आपको हेडिंग्स डालनी पड़ेंगी बहुत सारी। फ्रेमवर्क के टाइम पे आपको हेडिंग, ठीक है, ताकि आपको मतलब एक आइडिया रहे कि मुझे वहां पे लिखना पैराग्राफ में, जब निबंध लेखन का काम करेंगे तो पैराग्राफ। यहां पे हम रूपरेखा में कीवर्ड डालते हैं। क्या डालते हैं? कीवर्ड। सबसे पहली चीज है कीवर्ड, हम कीवर्ड डालते हैं, ठीक है, ताकि वो कीवर्ड हमें रिकॉल हो सके और रिकॉल करके हम उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दें। तो एक कीवर्ड डाल लीजिए, जैसे कि कुछ तथ्य आपको याद है, तथ्य यहीं पे लिख लीजिए, ध्यान से रखिएगा। कीवर्ड डालने, तथ्य लिखने, कोई कोटेशन याद है तो रफली उसे भी लिख लीजिए कि ये वाला कोटेशन लिखेंगे। और कोटेशन मैंने आपको बताया, कोटेशन वही होना चाहिए जो विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अभी इस पे भी आएंगे। कोई महापुरुष का विचार याद आ रहा है तो कोई विचार लिख लीजिए, कोई कथन याद आ रहा है तो कथन लिख लीजिए। ये सब रूपरेखा में काम करना है, ठीक है। तो एक आपका क्या बन जाएगा, एक, और ज्यादा टाइम नहीं लेना, शुरुआत के 5 से 7 मिनट। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, चूंकि टॉपिक 1, मान लीजिए टॉपिक 1 के कीवर्ड आप लिख रहे हैं कि अच्छा ये कीवर्ड डालूंगा, तथ्य डाल रहे हैं, कोटेशंस डाल रहे हैं, विचार डाल रहे हैं, कथन डाल रहे हैं, है ना। यदि आप ये डाल रहे हैं, ठीक है, तो डालते समय हो सकता है आपके दिमाग में टॉपिक 2 का कुछ आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपने टॉपिक 2 सेलेक्ट कर रखा है कि टॉपिक 2 में मैं यदि लिखता तो ये पॉइंट आ जाता। कई बार देखो ये होता है, जो चीज लिखनी होती है उसके विचार कम आते हैं, दूसरे के विचार ज्यादा आते हैं। तो क्या होगा, यहां पे भी तुरंत पॉइंट डाल दीजिए। कोई क्रम नहीं होता रूपरेखा में, क्रम क्या, क्रम तो हम जब वहां पे लिखेंगे तब तय कर लेंगे क्या क्रम पे लिखना है। यहां तो आपको फास्ट फॉरवर्ड जो याद आता जाए वो आप रूपरेखा बनाते हैं कि अच्छा प्रस्तावना में ये पॉइंट डाल देंगे, मेन बॉडी में ये डाल देंगे, हेडिंग्स हेडिंग्स कीवर्ड डाल देंगे, है ना। जब निष्कर्ष लिखेंगे, अभी बताऊंगा निष्कर्ष में क्या होता है या उपसंहार में क्या होता है। तो यहां पे कई बार दूसरे टॉपिक के पॉइंट याद आ जाएंगे, तीसरे टॉपिक के पॉइंट याद आ जाएंगे, तो इनको भी लिख लो, क्योंकि वो बाद में फिर नहीं याद आएंगे। जब इनका नंबर आएगा ना तब दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए साथ साथ आपके तीनों टॉपिक चलने लग जाएंगे। हो सकता है टॉपिक 1 लिखते लिखते अचानक से, जैसे आपने निबंध लेखन चालू कर दिया, 1 घंटे लिखा, लिखते लिखते दूसरे के पॉइंट याद आ गए, यार ये वाला मैं दूसरे में लिख देता हूं, तो यहीं पे इसका भी सिनॉप्सिस तैयार होना चालू हो जाएगा, रूपरेखा तैयार होनी चालू हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्यों आपको बोला था कि शुरू में तीनों टॉपिक आप चुन लेना। यदि आप पहला चुनोगे फिर बात, तो दिक्कत क्या होती है, इसके साथ साथ ये तीनों टॉपिक आपके ब्रेन में प्रोसेस होने चालू हो जाते हैं, बीच बीच में पॉइंट आने चालू हो जाएंगे। तो जब दूसरे का लिखने का नंबर आएगा तो आप देखोगे काफी ज्यादा आपके पास पॉइंट आ चुके हैं। ये एक मतलब ये व्यवहारिक तौर पे, इसलिए मैं कह रहा हूं शुरू में ही चुन लेना इसको, ठीक है। क्लियर है ना सभी को, स्पष्ट है ये बात कि टॉपिक तीनों चुनने हैं, दोनों चुनने हैं, जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और चुनने के बाद उसकी रूपरेखा बनानी है और फिर इसके बाद लिखना है। रूपरेखा में कीवर्ड होने चाहिए जिन पे आपको निबंध लेखन करना है, फैक्ट्स होने चाहिए, कोटेशंस होने चाहिए, विचार होने चाहिए, कथन होने चाहिए, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके होने चाहिए। जब एक बार रूपरेखा बन जाए तो रूपरेखा को सीक्वेंस में लगा लीजिए, कि क्रम में लगा लीजिए, इसको क्रमवार कर लीजिए कि पहले किसको लिखना है, बाद में किसको लिखना है। क्योंकि जो ये एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको बाद में सिखाऊंगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, उसके लिए अलग से सेशन लूंगा। तो ये इसको फिर क्रमबद्धता से सजा लेना है, क्रमबद्धता से सजा लेना है कि किसको पहले किसको बाद में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब आपके पास रूपरेखा तैयार है तो रूपरेखा तैयार होने के बाद अब आप आ जाएंगे आप प्रस्तावना में, जिसको हम परिचय कहते हैं। प्रस्तावना, मैंने आपको बोला था प्रस्तावना ऐसी लिखनी चाहिए, प्रस्तावना ऐसी लिखनी चाहिए जो जिज्ञासा पैदा करे, जो क्या करे, जिज्ञासा पैदा करे। ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था नहीं बताया था। अब जैसे जिज्ञासा कैसे कोई प्रस्तावना पैदा कर सकती है ना, जिज्ञासा कैसे पता चलेगा? जिज्ञासा
पता चलता है। जैसे लाइक मान लीजिए कोई भी आप निबंध लिख रहे हैं, आप कोटेशन से शुरू कर दीजिए, किसी विद्वान के कथन से चालू कर दीजिए, किसी अपने जीवन के अनुभव से चालू कर सकते हैं, किसी टॉपिक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे चालू कर सकते हैं, किसी कहानी से चालू कर सकते हैं। प्रस्तावना देखिए कैसे शुरू करनी चाहिए ताकि ये जिज्ञासा पैदा करे, एग्जामिनर को ये लगे कि यार आगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है ना। तो किससे चालू करिए? कोटेशन, कोई कोटेशन है, कोटेशन से लिखना चालू कर दीजिए। इसलिए कोटेशंस आपके पास होने चाहिए और कोटेशंस ऐसे होने चाहिए जो उस विषय से जुड़े हों। ऐसा नहीं कि आपको जो कोटेशन आता है पढ़ के चले गए, लिख के आ जाओगे, कोई फायदा नहीं है। जो टॉपिक से जुड़े हुए कोटेशंस हैं वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। कोटेशंस आपको तैयार होना चाहिए, विद्वानों के कुछ कथन आपको आने चाहिए। वैसे इथिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो इथिक्स में तो सारी चीजें दी गई हैं। विद्वानों के कथन इनसे शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लो पर्यावरण से आ जाता है ना, तो आप शुरू कर सकते हो कि प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की जो है क्षमता है, उसके लालच को पूरा करने की क्षमता नहीं है। इस तरीके से गांधी का कथन है, तो गांधी के कथन को ऐसे एक्सप्लोर करके शुरुआत कर सकते हो और फिर इस कथन को आधार बना के प्रस्तावना लिख सकते हो, ठीक है। कोई कहानी लिख सकते हो, कोई कहानी आपको पता है तो कहानी से शुरू कर सकते हो। रिलेवेंट होना चाहिए बस, ये आपके खुद के जीवन का अनुभव हो सकता है, जीवन के अनुभव से लिख सकते हो। ये सब जिज्ञासा पैदा करने वाली चीजें हैं, ठीक है। टॉपिक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिख सकते हो, जो टॉपिक है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे लिख सकते हो, पृष्ठभूमि इससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, क्लियर है। प्रस्तावना लिखने के ये 4-5 तरीके हो सकते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए कोटेशंस जब हम लिखते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि सर कोटेशंस कितने लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोटेशन आप 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखिए, पर टॉपिक के अतिरिक्त, यदि वो टॉपिक के अतिरिक्त कोई कोटेशन है जो आप याद करके गए थे और लिखा है तो कृपया करके मत लिखिए, ठीक है। कोटेशंस के देखिए, कोटेशन कथन, महापुरुषों के विचार, ठीक है। कोटेशन 2 प्रकार के होते हैं, या तो ये कविता के तौर पे होंगे, कोई कविता होगी, या ये गद्य में होंगे। गद्य में मतलब महापुरुषों के विचार के तौर पे होंगे, है ना। अब ये क्यों लिखने जरूरी होते हैं कोटेशंस? महापुरुषों के विचारों से क्या हो जाएगा, ये किसी भी बात की पुष्टि करते हैं, है ना। ये एक तरीके से सोर्स का काम करते हैं, स्रोत का काम करते हैं, विषय वस्तु को वस्तुनिष्ठ बनाते हैं। आपकी ऑब्जेक्टिविटी का ज्ञान होता है कि आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ लिख रहे हैं, ठीक है। जब तक आप आप कोटेशंस नहीं लिखेंगे ना तो फिर आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा निबंध लिखना है तो आप महापुरुषों के कथन डालिए, आप तथ्य डालिए, फैक्ट डालिए, सोर्स डालिए। जैसे इकोनॉमिक सर्वे को ही सोर्स बना दीजिए, बजट को सोर्स बना दीजिए, कोई समिति और कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी स्रोत बनाइए। तो बिना सोर्स, स्रोत आधारित होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और कोटेशंस बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, जो टॉपिक पे केंद्रित हो और यथासंभव उनका प्रयोग जरूरी हो, यथासंभव उनका प्रयोग आवश्यक हो, वो आपको लिखना है। समझ पा रहे हैं? प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था कि जिज्ञासा वाला होना चाहिए। तो जिज्ञासा का मतलब क्या था मेरा, यहां पे कमेंट में एक बार जरूर बताते जाइए। थोड़ा सा गति से बताएंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि मैं जो बता रहा हूं आपकी समझ में की चीजें समझ में आनी चाहिए। तो प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए? जिज्ञासा पैदा करने वाली। इसका जो मुख्य विषय है, मुख्य विषय में क्या होने चाहिए? सभी आयाम होने चाहिए। अभी सभी आयामों पे चर्चा हुई है, टॉपिक नंबर 4, सभी आयामों पे चर्चा हुई है। टॉपिक नंबर 4 देख लीजिए, ऊपर मैंने आपको ये बताया है, ये हैं सारे आयाम, है ना। सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, आर्थिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, जनसांख्यिकी, पर्यावरणीय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, देश के विकास से जुड़े हुए पक्ष और विपक्ष, ये सब आपके सारे आयामों को यहां पे डालना है। जितना आप इंटरलिंक कर सके उतना अच्छा ऐसे आप बना दोगे। सभी आयामों को लिखना होता है इसमें। अब तीसरा नंबर आता है उपसंहार का। देखो उपसंहार क्या होता है? उपसंहार ये क्या होता है, इसमें क्या क्या हम डालते हैं?
देखिए ये कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ये आपका सकारात्मक अप्रोच को दिखाता है। सकारात्मक, आप समाधान ओरिएंटेड कितने हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, ये आपका सकारात्मक होना चाहिए। भविष्योन्मुखी होना चाहिए, भविष्योन्मुखी, जब भी कोई विषय वस्तु है वो भविष्य को ध्यान में रख करके हो। सृजनात्मक हो, सृजनात्मक होना चाहिए, ठीक है। सकारात्मक हो, भविष्योन्मुखी हो, सृजनात्मक हो। क्या होना चाहिए, है ना, चाहिए शब्द को इसमें ज्यादा प्रयोग करना है, चाहिए शब्द। संदेशोन्मुखी हो, जहां से संदेश हो, कोई संदेश होना चाहिए, संदेशोन्मुखी। संदेशोन्मुखी, आशावादी होना चाहिए, आशावादी, निराशावादी नहीं होना चाहिए आपका निष्कर्ष, आशावादी होना चाहिए। और इसके लिए देखो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कभी आप उपसंहार लिखिए तो जो भी आपने लिखा है, जैसे आपने कोई बात लिखी है, ठीक है, अब जब आपने जो मतलब मान लीजिए 600 शब्दों में लिखा, 700 शब्दों में लिखा, ठीक है, अलग अलग शब्दों में सबने लिखा होगा, तो जो आपके उसका एक क्या होना चाहिए, सारांश होना चाहिए, इसमें सारांश होना चाहिए। एक तरीके से जिस्ट जिसे कहते हैं निचोड़, कम शब्दों में पूरी बातों को लिख देना, ठीक है। निबंध के मजबूत पक्ष को ज्यादा लिखना, निबंध के मजबूत पक्ष को लिखना, ये सारे पॉइंट होते हैं उपसंहार में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उपसंहार में सारे पक्ष होते हैं आपके, ठीक है। मुख्य विषय मतलब सभी आयाम मैंने आपको बता दिया। उपसंहार सकारात्मक, भविष्योन्मुखी, सृजनात्मक, चाहिए, संदेशोन्मुखी, आशावादी, सारांश में होना चाहिए, एक जिस्ट होना चाहिए, और निबंध के मजबूत पक्ष को आपको ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप ये करेंगे तो आपका उपसंहार भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपको मैंने काफी सारे पॉइंट बताए, 2-3 पॉइंट और बता देता हूं। सबसे पहली चीज है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर शब्द सीमा क्या होनी चाहिए। भैया शब्द सीमा दी होती है वहां पे, समय सीमा तो आपको ध्यान, सबसे पहली बात, यदि 2 निबंध लिखने हैं तो 2 पूरे लिख दो, 3 लिखने हैं 3 लिख दो, 2 में 1 मत लिख के आना, 1 में 2, 3 में 2 मत, कि भैया 3 लिखने थे 2 ही लिख पाए, कोई फायदा नहीं है, नंबर फिर कम आएंगे। 2 लिखने थे 1 ही लिख पाए। तो आपको पहली बात दोनों निबंध लिखने हैं, तो यदि 1200 शब्दों में लिखना है तो 1200 शब्दों में लिखो, 600 से 700 शब्दों में लिखना है 600 शब्द। शब्द सीमा का पालन करें, सीधी सी बात है, इसका पालन करें। यह नहीं कि इसी को आपने 2400 में लिख दिया, इसी को आपने 1000 शब्दों में लिख दिया, फिर एग्जामिनर भी इरिटेट होता है कि आप बात को खींच रहे हैं, ठीक है। दूसरा समय सीमा, यदि कोई बात इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है तो उसका ध्यान रखें, ठीक है। समय सीमा क्या है, निबंध की जितनी संख्या हो, मान लीजिए आपको 2 निबंध लिखने हैं और 3 घंटे का समय है, तो सीधा सी बात है 1.5 घंटे का टाइम होगा आपको, 1.5 घंटे निबंध, एक निबंध में, दूसरा एक निबंध में। अब 1.5 घंटे आइडियली पूरे नहीं मिलते हैं। और एक चीज और बताऊं, पहले निबंध में कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है, रूपरेखा बनाने में, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में, सेलेक्ट करने में, तो पहला निबंध जो है हो सकता है आपका ज्यादा टाइम ले, पहला निबंध आपका ज्यादा टाइम ले, ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय ज्यादा दीजिए। और जैसे 3 निबंध है तो 3 निबंध के हिसाब से टाइम को 3 घंटे को 1-1 घंटे आएगा आपका, तो टाइम देख लीजिए, टाइम के हिसाब से जितनी संख्या उस हिसाब से निबंध बांट लीजिए। पहले निबंध में थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा टाइम दीजिए, 5 से 10 मिनट ज्यादा टाइम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें 2 निबंध लिखने थे, 3 घंटे का समय था, तो इसको दे दीजिए 1 घंटा 40 मिनट पहले निबंध को। और यदि आपके 3 निबंध थे, 3 घंटे का समय था, 1 घंटा पर निबंध आपको मिल रहा था, तो इसको 1 घंटा 10 मिनट पे लिख सकते हैं। फिर दूसरे जो बाकी के निबंध है उसमें आपके पास थोड़ा टाइम आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो निबंध का शब्द सीमा और समय सीमा दोनों का पालन करना होगा, क्योंकि शब्द सीमा का पालन नहीं करोगे तो निबंध पूरे लिख नहीं पाओगे, और समय कोई फायदा नहीं, नंबर एक्स्ट्रा मिलने ही नहीं। इसलिए निर्धारित समय शब्द सीमा पे लिखना है और बहुत कम पे नहीं लिखना है। देखो बेटा 12 पेज का 1200 है ना, तो आप सोचो पेज में एक हिस्से में 100 शब्द यदि आप लिखते हैं, आमतौर पे यही होता है, एक बार काउंट कर लेना, ठीक है, कि कितने में आप लिख रहे हैं। और यूपीएससी तो प्रॉपर आपको स्पेस देता है, उसके पास जितना स्पेस है, तो मान लो 1000 से 1200 शब्द आपको लिखना है तो 5 से 6 पन्नों में आएगा। 5 से 6 पन्ने का मतलब है पेज के हिसाब से, एक पन्ने में 2 पेज होते हैं इधर इधर, तो आपको इस हिसाब से देखना है। 600 यदि शब्दों में लिखना है तो 3 पन्नों में आप लिख दोगे,
तो आप देख लेना कि आप एक पेज में कितने शब्दों को लिखते हो, इतना काउंट करके कम से कम चलो आप। ठीक है, तो शब्द सीमा समय सीमा दोनों का पालन करना है। अब बात आती है कि इतनी सारी बातें आपने बता दी, निबंध की तैयारी कैसे करें। सारा मुद्दा यहां पे आके खड़ा हो जाता है, तैयारी कैसे करें। देखो मैं कितनी भी ज्ञानबाजी दे दूं आप लोगों को, इतनी सारी बातें मैंने बता दी आपको, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। अभ्यास करना है निबंध का। निबंध एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। निबंध थ्योरी बताएंगे बस। हाँ, ये रफली आज जैसे आपको एक आइडिया लगा कि मुख्य विषय को कैसे लिखना है, सभी आयाम क्या क्या होने चाहिए, प्रस्तावना जिज्ञासु भरा होनी चाहिए, कोटेशन से शुरू करें, इससे शुरू करें, ये एक रफली आइडिया आपको लग गया। लेकिन अब सारा खेल है कि लिखना प्रारंभ करना पड़ेगा, अभ्यास करना, लिखना प्रारंभ करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल पे आना पड़ेगा इसके, क्योंकि मेन वही है। तो इसके लिए काम कर लीजिए, हर 15 दिन में एक निबंध जरूर लिखिए, कम से कम एक निबंध। संडे को कोशिश करिए कि एक निबंध आप टॉपिक चुनिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चुन सकते हैं, या जो टॉपिक ज्यादा पूछ रहे हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक दिए गए, तो उसी आधार पे आपको एक निबंध आपको जरूर लिखना है हर 15 दिन में। ठीक है, कालांतर में क्या करिएगा, निबंध की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, निबंध की टेस्ट। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा मामला है। मैं आप सभी को लिखना सीखें का जो हमारा एक कार्यक्रम है, यहां पे निबंध निःशुल्क ही करा रहा हूं। तो इसमें 7 दिनों में एक क्लास है आपकी। अभी शुरुआत में हर 7 दिन में एक क्लास ले रहा हूं, जैसे ही 5-6 क्लासेस हो जाएंगी, जैसे आज ये दूसरी क्लास थी आपकी, उसके बाद मैं टॉपिक देने लग जाऊंगा। 15 दिनों में एक टॉपिक दिया करूंगा, तो आप उसको लिख के मुझे भेजेंगे, मैं आपकी चेक कर दूंगा कॉपी। ठीक है, दूसरा कोई किताब एक ले लीजिए, किताब आती है, एक आती है आपकी किताब निशान जैन एवं गंगाराम पुरोहित सर की, ये दोनों जो है आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। मैं आपको देखो 2-3 किताबें बता देता हूं, यदि ये किताबें बहुत सारे पूछ रहे थे ना, अब प्रतीक्षा उस समय नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप लोग एक तो देखो ये आती है आपकी ये वाली किताब, निशान जैन IAS रहे हैं स्वयं ये, और बहुत अच्छी रैंक आई थी सर की, 13वीं रैंक थी शायद मेरे ख्याल से। और गंगा सिंह राजपुरोहित, ये भी IAS रहे हैं, इनकी एक किताब है और इसमें 101 निबंधों का संकलन है। तो इसमें ये किताब भी अच्छी है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप ये किताब चाहेंगे तो ये मिल जाएगी, ये आपका सिविल सेवा परीक्षा के लिए ही है। इसके अलावा जो है एक आपकी निबंध सर्वस्व आती है, डॉक्टर देवकरण शर्मा और करमवीर शर्मा IAS अधिकारी ये भी रहे हैं, इनकी भी एक किताब आती है निबंध सर्वस्व। ये 2 किताबों में से कोई एक किताब कर लीजिए। बाकी एक जो है निबंध दृष्टि आती है, यदि आपके पास हुआ है उसको भी देख लीजिए। बट ये 2 किताबें मैंने आपको बता दी हैं। ओवरऑल सारा खेल आपका एक ही है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। यदि आप प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करेंगे, निबंध खरीद लीजिए, किताब खरीद लीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपके साथ पूरी मेहनत करने वाला हूं। मैं आपको टॉपिक दूंगा, आप उसको लिखें। देखिए, मैंने पिछला टास्क आपको दिया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग देखें और देखें कि आपके आयोग ने किस तरीके के क्वेश्चंस और निबंध आप सभी से पूछे हैं, कौन से टॉपिक से निबंध ज्यादा आते हैं, कैसे हैं, क्या आप उनकी रूपरेखा बना पा रहे हैं। तो ये सारे टास्क आपको दिए थे, आप में से कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, मुझे पता है ना। और पीड़ा भी होती है जब आप लोग नहीं करते। अब आप लोग जो आपके टेलीग्राम ग्रुप है, एक लक्ष्य IAS करके टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस टेलीग्राम ग्रुप पे पिछले टास्क आपको भेजने हैं। ठीक है, टास्क में वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आजाद IAS अकेडमी में अभी डाल दूंगा, आप सभी वहां पे चैट भी कर सकते हैं और अपने टास्क भेज सकते हैं कि आपने क्या काम किया। IAS के क्वेश्चन पेपर देखे तो कैसे देखे, UP PCS वाले देखे तो उसमें कैसे निबंध आ रहे हैं। तो एक बार टॉपिक सब टॉपिक वो मैं आपको बोला था कि भाई आपको करना है, यदि नहीं किया करिए। जो भी आपका एग्जाम है, IAS है, UP PCS है, MPPSC है, JPSC है, जो भी एग्जाम है, ठीक है, आपका सब जगह पे जहां पे भी निबंध आता है, जुडिशियल एग्जाम है, वहां से आपको निबंध में क्या क्या टॉपिक है, ये जब तक समझ नहीं होगी हम सही दिशा में निबंध लेखन नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये आज निबंध लेखन की आधारभूत क्लास थी आपकी। आगे आने वाली क्लास में अभी निबंध लेखन के और विषय वस्तुओं पर चर्चा करूंगा मैं। 1-2 सेशन आधारभूत और होंगे आपके, जिसमें मैं एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग करना आपको सिखाऊंगा कि किसी टॉपिक को सोचते कैसे हैं। जैसे ही कोई टॉपिक आपको सोचना आ जाएगा, उसके बाद निबंध लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। अब नेक्स्ट सेशन आपका जो है अगले वीक में होगा, अगले सप्ताह में होगा। रेगुलर रहें, कंटिन्यूअस रहें, जितना बताता जाऊं। अब जो टास्क आप लोगों का है वो यही है कि एक टॉपिक को लें,
जो प्रीवियस ईयर में दिया गया है उसको समझें और उस पर निबंध लेखन एक चालू कर दें। ठीक है, धीरे धीरे मेरे साथ भी निबंध लेखन सीख जाओगे। मैं 2-3-4 निबंध आपको अमूर्त मूर्त सब हल करके दिखाऊंगा, आपको सोचना सिखाऊंगा, आपको जो मैंने बताया कि कई आयामों को कैसे सोचते हैं उस अप्रोच को सोचना दिखाऊंगा, कैसे आर्थिक, कैसे प्रशासनिक, कैसे सांस्कृतिक, कैसे, तो वो जब आप समझेंगे तब आपको निबंध लेखन की पूरी समझ हो जाएगी। तो वो मैं 2-4 क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कराऊंगा, निबंध लेखन करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। बस आप कमर कस लीजिए, यदि आप कमर कस लेंगे तो निबंध लेखन अच्छा हो जाएगा हमारा साथ में। ठीक है ना? तो आज का सेशन कैसा है आप सभी का एक बार मुझे बताएं, कैसा रहा आपका जो है, और एक बार मुझे टास्क जो मैंने आपको दिए हैं वो जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, टास्क जरूर करिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत होती है आने वाली क्लास में सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है।